एक आम इंसान अंडरग्राउंड सट्टेबाजी की दुनिया का बेताज बादशाह आखिर कैसे बन गया। आज के इस एनालिसिस में हम भारत के सबसे बड़े गैम्बलिंग एम्पायर की एक ऐसी सच्ची और हैरान कर देने वाली कहानी को डिकोड करेंगे जो लिटरली किसी बॉलीवुड फिल्म की स्क्रिप्ट जैसी लगती है। एक ऐसी कहानी जहां कोई बड़ी मशीनरी नहीं थी, फिर भी करोड़ों का कारोबार खड़ा हो गया। हम बात कर रहे हैं रतन खत्री की, जिन्हें इतिहास में मटका किंग के नाम से जाना जाता है। तो चलिए इस असाधारण कहानी की परतों को खोलते हैं। जरा सोचिए, कोई फैक्ट्री नहीं, कोई प्रोडक्ट नहीं और ना ही कोई चमक चमाता कॉर्पोरेट ऑफिस, फिर भी पूरे 500 करोड़ रुपए का एक विशाल साम्राज्य खड़ा हो गया। व्यापार की दुनिया में ना आमतौर पर एक बड़ा एम्पायर बनाने के लिए बहुत सारे फिजिकल एसेट्स की जरूरत होती है, लेकिन यहाँ हम एक ऐसी बिजनेस मॉडल को देख रहे हैं जो पूरी तरह से हवा में, या यूं कहें कि सिर्फ नंबरों के खेल पर टिका था, और इसके बावजूद उसने इतनी बड़ी वैल्यूएशन हासिल कर ली। है ना कमाल की बात। तो मटका जुए की शुरुआत आखिर हुई कैसे? आइए इस पूरी कहानी की ऐतिहासिक जड़ों की ओर चलें और उस समय के मुंबई शहर का रुख करें। बात है 1940 के दशक की। रतन खत्री कराची से एक शरणार्थी यानी रेफ्यूजी के रूप में मुंबई आए थे। उस वक्त उनके पास कुछ भी नहीं था। इसी दौरान शुरुआती सालों में कल्याण जी भगत नाम के एक व्यक्ति ने वर्ली मटका की शुरुआत की थी। ये समझ लीजिए कि ये इस खेल का बिल्कुल शुरुआती रूप था। लेकिन असली गेम चेंजर मोमेंट तब आया जब रतन खत्री ने इस सिंडिकेट को अपने हाथों में लिया। खत्री ने सिर्फ इसे संभाला ही नहीं, बल्कि इसे एक ऐसे लेवल तक पहुंचा दिया जिसकी किसी ने सपने में भी कल्पना नहीं की थी। अब आगे बढ़ने से पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि ये मटका आखिर बला क्या थी। मटका जुआ मूल रूप से एक बहुत ही विशाल अंडरग्राउंड लॉटरी और सट्टेबाजी का सिंडिकेट था। इसकी शुरुआत बहुत ही सिंपल तरीके से हुई थी, बस नंबरों का अनुमान लगाने वाले खेल के रूप में। लिटरली एक बर्तन यानी मटके से नंबर निकाले जाते थे और लोगों को सही नंबर का गेस करना होता था। लेकिन देखते ही देखते ये सिर्फ एक गली मोहल्ले का टाइम पास नहीं रहा, बल्कि यह पूरे भारत का सबसे बड़ा जुआ नेटवर्क बन गया। मटका किंग का उदय। चलिए देखते हैं कि कैसे एक मामूली सा खेल एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री में बदल गया। इस खेल की इतनी भयंकर सफलता का सबसे बड़ा राज क्या था पता है? सिर्फ 1 रुपया। जी हाँ, इसका एंट्री बैरियर इतना कम था कि सड़क पर चलने वाला कोई भी आम इंसान अपना दाव लगा सकता था। इसके लिए किसी बड़े इन्वेस्टमेंट की कोई जरूरत नहीं थी। सिर्फ 1 रुपए से कोई भी रातों रात अपनी किस्मत बदलने के सपने देख सकता था। इसी 1 रुपए के दाव ने मटका जुए को आम जनता तक पहुंचा दिया और इसे एक जन आंदोलन जैसा बना दिया। हर कोई बस इसका हिस्सा बनना चाहता था। और उसी 1-1 रुपए से जुड़कर जो आंकड़ा बना वो था पूरे 500 करोड़ रुपए। ये वो पीक वैल्यूएशन थी जिस तक ये एम्पायर पहुंच गया था। रतन खत्री की अभूतपूर्व सफलता का ये सबसे बड़ा और पक्का सबूत है। उस दौर में बिना किसी ठोस प्रोडक्ट के 500 करोड़ रुपए का साम्राज्य खड़ा कर लेना, ये एक ऐसी अचीवमेंट थी जिसने सबको हिलाकर रख दिया था। आप खुद सोचिए, यह आंकड़ा साफ दिखाता है कि खत्री का नेटवर्क कितना गहरा और कितना विशाल हो चुका था। सत्ता, राजनेता और बॉलीवुड, इस अंडरग्राउंड नेक्सस को भी समझना बहुत जरूरी है। खत्री का प्रभाव ना सिर्फ जुआरियों तक ही सीमित नहीं था। ऐतिहासिक तथ्य हमें साफ बताते हैं कि इस सिंडिकेट के तार बॉलीवुड, अंडरवर्ल्ड और राजनीति के बंद कमरों तक गहराई से जुड़े हुए थे। ये एक ऐसा दौर था जहां सत्ता, पैसा और ग्लैमर, ये सब एक साथ आकर इस पूरे मटका एम्पायर को संरक्षण दे रहे थे। ये सभी बिल्कुल अलग अलग दुनियाएं एक ही अंडरग्राउंड नेटवर्क के जरिए आपस में मजबूती से गुंथी हुई थी। 1975 की इमरजेंसी और पतन, क्योंकि कहते हैं ना, कोई भी साम्राज्य हमेशा के लिए नहीं टिकता। महज 19 महीने। जी हाँ, यह वो समय था जब 1975 की इमरजेंसी के दौरान रतन खत्री को जेल में डाल दिया गया था। अब आप खुद सोचिए, इतने बड़े साम्राज्य को अकेले चलाने वाले व्यक्ति का 19 महीनों के लिए अचानक सिस्टम से गायब हो जाना, ये कोई छोटी बात तो थी नहीं। बस यही वो क्रूशल मोमेंट था जिसने इस अजेय माने जाने वाले साम्राज्य की जड़ों को पूरी तरह हिलाकर रख दिया। तो हुआ कुछ यूं, 1975 में इमरजेंसी की घोषणा के साथ ही इस नेटवर्क को पहला बड़ा झटका लगा। खत्री को जेल जाना पड़ा, और जैसे ही किंगपिन सिस्टम से बाहर हुआ, मटका का डेली ऑपरेशन पूरी तरह से ठप पड़ गया। पूरे नेटवर्क में एक तरह का भ्रम फैल गया और देखते ही देखते वो 500 करोड़ का विशाल साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह ढह गया। ये साफ दिखाता है कि किसी एक व्यक्ति पर टिके हुए अंडरग्राउंड नेटवर्क असल में कितने नाजुक होते हैं। हत्या और एम्पायर का अंत। अब आते हैं इस कहानी के सबसे डार्क हिस्से पर। जब वो 500 करोड़ का साम्राज्य बिखरने लगा तो सत्ता और पैसे की भूख ने धोखे और हत्या का रूप ले लिया। सुरेश भगत की रहस्यमयी मौत इस बात का सबूत है कि जब फाइनेंशियल पावर बहुत ज्यादा और अनियंत्रित हो जाती है तो उसका अंत अक्सर हिंसा और विश्वासघात में ही होता है। अब ये खेल सिर्फ पैसे का नहीं रह गया था, ये सच में जानलेवा बन चुका था। आधुनिक ऑनलाइन मटका की सच्चाई। अब इस पूरी ऐतिहासिक कहानी को आज के समय से जोड़कर देखते हैं। जो काम पहले सड़कों के कोनों पर पर्चियों और मटकों के जरिए होता था, वो आज हमारे स्मार्टफोन्स में सिमट गया है। वो ऐतिहासिक स्ट्रीट सिंडिकेट अब पूरी तरह से आधुनिक ऑनलाइन मटका ऐप्स में बदल चुके हैं। तकनीक बदल गई है, माध्यम बदल गया है, लेकिन लोगों को लुभाने और जुए का ये नेटवर्क आज भी डिजिटल रूप में अपनी जड़ें फैलाए हुए हैं। सिस्टम वही है, बस उसका रूप नया हो गया है। इस पूरे ऐतिहासिक एनालिसिस से सबसे बड़ी सीख यही मिलती है कि जुआ पैसे और परिवार दोनों को बर्बाद कर सकता है।
ये सिर्फ कोई किताबी डिस्क्लेमर नहीं है, ये एक बहुत बड़ी और कड़वी सच्चाई है। 500 करोड़ का साम्राज्य बनाने वाले भी अंत में बर्बादी, जेल और हत्याओं का ही शिकार हुए। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि शॉर्टकट या इस तरह के रास्तों से हासिल की गई सफलता हमेशा विनाशकारी ही साबित होती है। और अब अंत में एक विचारोत्तेजक सवाल, सुरेश भगत की हत्या के पीछे का असली सच आखिर क्या है? एक ऐसा साम्राज्य जो महज 1 रुपए से शुरू हुआ था, उसका अंत इतने बड़े रहस्य और धोखे के साथ क्यों हुआ? इस सवाल का जवाब आज भी कई परतों के नीचे दबा हुआ है। इन तथ्यों पर विचार जरूर कीजिएगा और सोचिएगा कि इतिहास की ये घटनाएं हमें आज के समाज के बारे में क्या सिखाती हैं। इस एनालिसिस में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।